बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ और इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक लॉ हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, वो है एम्पेयर्स लॉ। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशंस को यूज करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, किन इक्वेशंस को यूज करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशंस को। लेकिन पर्पसफुली इससे हम फाइंड क्या करते हैं? इससे हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हमने इससे E की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा एक दफा रिकॉल करते हैं। कल जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे क्लोज का वर्ड भी ऐड कर लें तो वो ज्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा एनकरेजिंग हो जाएगा। इनक्लोजिंग चार्ज is equal to q by epsilon naught, where q is the net charge। अब यहाँ पे वर्ड नेट चार्ज इसलिए यूज हुआ है कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उसका नेट फाइंड करना पड़ेगा। इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, अब ये भी एक डेफिनेशन लिखी है, जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है आप वो भी तैयार कर सकते हैं। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। Again, Gauss's law यूज करता है किन इक्वेशंस को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशंस को। लेकिन ये किस काम आता है? ये आता है काम हमें क्या फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। तो बेटा ये जो फाई ई है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और अकेला ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आपको एमसीक्यू आए, गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड, तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, लेकिन किस की बेस पर करना है, किस चीज की फील्ड को फाइंड करना है? तो वो आपने वर्ड याद रखना है, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंट चार्ज सिमिट्रीज। सेम अभी जैसे हम गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं किस चार्ज के लिए? स्टैटिक चार्ज के लिए। हम चैप्टर नंबर 14 में जब एम्पेयर्स लॉ पढ़ेंगे तो वो होगा मूविंग चार्ज के लिए। तो उस टॉपिक में जाकर यही जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट चार्ज का, ये करंट से चेंज हो जाएगा, डिफरेंट करंट सिमिट्रीज। ठीक है, जब चैप्टर 14 पे जाएंगे, जब वहां पर हम एम्पेयर्स लॉ पढ़ेंगे, मैं दोबारा गॉसेस लॉ का हवाला भी दूंगा ताकि दोनों चीजें इंटर रिलेटेड रहें और आपस में कनेक्टेड रहें। तो ये बेटा होगी हमारे पास डेफिनेशन। अब आप बुक पर गॉसेस लॉ, जहां पे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ स्टार्ट होता है, उसका पहला पैराग्राफ निकालेंगे और उसमें बड़ी काम की कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। सबसे पहली, गॉसेस लॉ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगेन वही बात जो मैंने की कि किस काम आता है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, चार्ज सिमिट्रीज का भी वर्ड यूज हो सकता है। नाउ इट सेज के इन ऑल सच केसेस, हमने डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस में करना क्या है? सबसे पहला काम, एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इज कंसीडर्ड। ये जो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है इसको हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। ये एक वर्ड लिखा हुआ है, गॉसियन सरफेस। ये जो इमेजिनरी सरफेस होगा, अभी आप देख भी लेंगे इस इमेजिनरी सरफेस को, which passes through the point at which the electric intensity is to be evaluated। और इस गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से गुजरना जरूरी है या उस पॉइंट को कवर करना जरूरी है जहां पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो या वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम लाजमी पास कर रही हो। ठीक है, सो दिस क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। सो नंबर वन स्टेप हमारे पास क्या होगा? नंबर वन स्टेप हमारे पास होगा कि हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो हम करेंगे वो मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक में बता देता हूं। हमने पूरे को क्लोज सरफेस के लिए पहले इक्वेशन अप्लाई करनी है E इंटू ए, ठीक है, और उसके बाद हमने
इस ई ए इक्वेशन को इक्वेट करना है बाय द इक्वेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। यानी हम हर टॉपिक में क्या करेंगे, ई ए को इक्वेट करेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो ये तरीकेकार हम अडॉप्ट करते चलेंगे और आज हम ये तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, जो देखने में बड़ी एक सादा सी बड़ी अजीबोगरीब सी एप्लीकेशन लगती है, लेकिन इसके भी आपको असरार व रमूज बताते हैं अभी क्या है। सिचुएशन बच्चों ये है, वो कहता है कि हमारे पास एक क्लोज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली खाली है सारा कुछ, और सिर्फ आउटर सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो बच्चे सुन रहे हैं लेक्चर्स, वो एक बात याद रखेंगे, जो मेटल्स होती हैं, चार्ज हमेशा मेटल्स के अपर सरफेस पर रिजाइड करता है। चार्ज हमेशा मेटल्स के आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कोई भी मेटल होगी, याद रखें, मेटल के अंदर जो चार्ज होगा हमेशा टॉप सरफेस पे रहेगा। हमसे क्या डिमांड है, हमसे डिमांड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करनी है हमने। सो स्टेप नंबर 1, यहां पर मैं इसको री ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट समझ आ रहे कि चार्ज जो है वो बेसिकली आउटर सरफेस पर है, लेकिन हमें उसने जो डिमांड दी है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमने फाइंड करनी। सो अब ये जो पूरा गॉसियन, ये पूरा स्फीयर है, इसका रेडियस लेट अस सपोज के r है। हमें इनसाइड फाइंड करना है, तो हम एक डॉटेड सा स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो मैंने डॉटेड रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। इसके रेडियस को हम अकॉर्डिंग टू बुक r डैश का नाम दे देते हैं, और आपने साथ मेंशन जरूर करना है कि r डैश इज लेस देन r, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त इनसाइड। अगर आप लिख देंगे r डैश इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं सरफेस पर, और अगर आप r डैश ग्रेटर देन r लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, आउटसाइड, ठीक है। तो इसके मल्टीपल जितने भी पैरामीटर्स बनते हैं मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अब देखें, आप सब बच्चे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस रेड रीजन। इस रेड रीजन के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं जिसे हमने फील्ड फाइंड करनी है। सो अगर हम इस इक्वेशन पर नजर दौड़ाएं, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, के क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भाईजान चार्ज तो पड़ा ही नहीं हुआ, टोटल चार्ज तो जीरो है। और उसके बाद फ्लक्स की दूसरी इक्वेशन जो E इंटू ए है। अब दोनों फ्लक्स की इक्वेशन है तो दोनों के इक्वेट कर लेते हैं, दैट ई ए मस्ट बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ई ए इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जब भी 0 होता है बच्चों, तो आपको पता है कि या उसमें से क्वांटिटी 1 0 होती है या उसमें से क्वांटिटी 2 0 होती है। अब अगर गौर करें तो ये जो हमने एरिया एज्यूम किया है, स्फीयर एज्यूम किया, इसका एरिया 0 तो नहीं है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे इसका एरिया 0 नहीं है। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इनसाइड दैट हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के इक्वल है। सो पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आंसर आता है 0। अब इस 0 का मकसद क्या है, इस 0 की क्रेडिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मिस्ट्री समझें। आप सब बच्चों ने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कुछ वीडियो सर्च करके देखने हैं, वो कहलाएंगे फैराडेज केज। इसे फैराडेज केज भी कहते हैं, इसे टेस्ला केज भी कहते हैं। ये दोनों वीडियोस आपको ये समझाएंगे कि जब भी बाहर से जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही हो, या बाहर जितना मर्जी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो, वो चार्ज हमेशा मेटल के सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, मेटल के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता, इनसाइड नहीं जाता। अब यहाँ पर आपके सामने एक बहुत बड़ा सा ये एक डीसी जनरेटर है, इसको वेंडी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। ये बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। इतना स्टैटिक चार्ज कि यहाँ पर एक मेटल केज है जिसमें एक बंदा मौजूद है, ठीक है।
अब वो बंदा खुद मेटल केज को टच नहीं कर रहा और बाहर से ये देखें आसमानी बिजली जैसा इफेक्ट जो है वो उसको हिट कर रहा है, तो करता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आउटसाइड द मेटल रहेगा, इनसाइड नहीं जाएगा। यही काम हो सकता है कि अगर आप कभी खुदा ना खास्ता किसी तूफानी सिचुएशन में फंस जाए और आपके पास गाड़ी है या नियर अबाउट कोई कार है, तो स्टे इनसाइड द कार, कार से बाहर नहीं आना। क्यों? कार है मेटल। आसमानी बिजली गिरेगी भी तो मेटल के ऊपर ऊपर रहेगी, मेटल के अपर सरफेस में रहेगी, मेटल के इंटीरियर में पेनिट्रेट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन अगरचे बहुत छोटी सी है, लेकिन ये हमें एक बड़ा राज समझाती है कि वी कैन बी शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स से शील्डेड या पनाह ले सकते हैं, बाहर से हम प्रोटेक्शन केयर में, प्रोटेक्शन केज में आ सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं कुछ और चीजें आपको क्लियर कर दूं कि देखें, एक मेटल स्फेयर में आपने अभी पढ़ा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आपको अगर कभी कोई एमसीक्यू आ जाए कि एक क्लोज कंडक्टिंग स्फेयर है, उसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक बिल्कुल मिड में पॉइंट सी है। हाँ जी, अब आप बच्चों ने मुझे मैसेज में जवाब देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली किस पॉइंट पे 0 है। तो एक आंसर आया है ऑल। ठीक है, तो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज 0, हर जगह इनसाइड। एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, सब बच्चों ने याद रख लेना है। अब दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, ये जो पॉइंट यहां पे मैं बना रहा हूं, ये है इसका सरफेस। ठीक है, तो सब बच्चे, जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं वो अपना आंसर रेक्टिफाई कर ले बेटा, हर जगह। ठीक है, और अब इनसाइड याद रखें सब बच्चे कि सी बी ए कोई भी पॉइंट हो, ई एफ जी कुछ भी हो, एवरीवेयर इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सरफेस। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। कितनी होगी? E इज इक्वल टू के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी इस क्लोज्ड स्फीयर से किसी दूर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इस पॉइंट P से इस सरफेस के सेंटर तक के डिस्टेंस को नाम दे दें r डैश का, और फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखें k टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ सेंटर में 0 होगी, ना सरफेस पे 0 होगी, ना किसी अदर पॉइंट P पर 0 होगी। ऑलराइट, तो ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। अगर ये टॉपिक समझ आ गया है तो मुझे मैसेज में कन्वे करें, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, बाकी दोनों पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लेने हैं कि सरफेस पर मैक्सिमम, और उससे आगे जाएंगे तो फिर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करना शुरू कर देगी। और भी आगे इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन वो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो एंटी टेस्ट के रिलेटेड होती हैं चीजें कुछ। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हमें एक चीज समझनी है। टॉपिक का नाम है, या क्वांटिटी का नाम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर हमारे पास एक सरफेस है जिसकी कोई भी लेंथ डायमेंशन है, कोई भी विड्थ डायमेंशन है। ठीक है, तो ये इसका एरिया है। एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये सारा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर। तो हम एक क्वांटिटी यहां पे पढ़ेंगे सिग्मा, इसको पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट डिटरमिन्स द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। दूसरी डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो एरिया की अमाउंट या एरिया का मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज पहले से ज्यादा है।
सो इसीलिए वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, एक बहुत छोटे से सरफेस पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है। यहां से हमें ये इक्वेशन याद रखनी है कि Q कैन बी रिगार्डेड एज सिग्मा ए। तो ये आपने एक इफेक्ट जहन में रखना है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन आती है गॉसेस लॉ की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास कोई बहुत इनफाइनाइट या यूं समझ लें कि अनलिमिटेड डायमेंशन की एक शीट है चार्ज की, वो इसलिए ताकि चार्ज की कंसंट्रेशन को हम यूनिफॉर्म कंसीडर करें। तो ये हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है जो आप सब देख सकते हैं। अब हमने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो पहले इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना है। तो ये एक पाइप की शक्ल में इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया जो हमारा गॉसियन सरफेस है। अब देखें, इस गॉसियन सरफेस का एक ये एरिया है जिसको मैं यहां पे शेड कर रहा हूं, एक यहां पर एरिया है, और एक इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको मैं थोड़ा सा शेड अप कर रहा हूं, एक कर्व्ड सरफेस जो है पाइप का बाहर वाला। ठीक, चूंकि टोटल 3 एरियाज में हाईलाइट कर रहा हूं, फ्रंट, बैक और टोटल कर्व्ड सरफेस जो है उसको कहीं से भी आप इमेजिन कर सकते हैं। सो मुझे टोटल 3 फ्लक्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। पहला फ्लक्स, लेट इट बी द फ्लक्स नंबर 1, ये इस एरिया का एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो φ1 यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, EA। क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है कि पैरेलल एरिया वेक्टर और E पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि इस साइड का एरिया वेक्टर भी A है, तो दोनों पैरेलल ही बने यहां पर भी, तो इसलिए सेकंड फ्लक्स भी हमारे पास EA ही आएगा। और तीसरे से आ जाए, इस कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें और इस जगह का एरिया वेक्टर देखें तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो कर्व्ड सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा, यहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ये टॉपिक डिराइव करना है, याद रखना है 3 टोटल सरफेसेस, फ्रंट, बैक और कर्व्ड सरफेस। फ्रंट और बैक से फ्लक्स मिलेगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर चूंकि परपेंडिकुलर है लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव द टोटल फ्लक्स is equal to 2 times of EA। On the other hand, चूंकि ये पूरा पाइप एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होना चाहिए। अब हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं, दैट 2EA मस्ट बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां अब हमें जरूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट की एरिया को डील करने के लिए, दैट Q कैन बी रिगार्डेड एज सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे, जो ऑप्शन आएगा वो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो आप साथ एक यूनिट वेक्टर का इजाफा करके इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक होगी बात। अब जी यही शीट पॉजिटिव है, हम इसी के करीब करीब एक और शीट ला के रखते हैं जो नेगेटिव हो, तो बेसिकली हम 2 पैरेलल प्लेट्स आमने सामने रख देंगे। ठीक होगी बात। जब 2 पैरेलल प्लेट्स आमने सामने रख देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा तीसरा पार्ट एप्लीकेशन का शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सिग्मा यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए यूज हो रहा है, यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था सिग्मा फैक्टर। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और हम यहां से चार्ज की इक्वेशन बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एरिया विद सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी सरफेस पर कितनी अमाउंट में चार्ज एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड शीट्स भी कह सकते हैं, चार्ज प्लेट्स भी कह सकते हैं। आप यूं समझ लेंगे पीछे हमने जो पॉजिटिव प्लेट पढ़ी है ना, ये वही पॉजिटिव प्लेट है,
ये वाली, और हमने उसी के सामने एक और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट प्लेस कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से चलेगी और कहां तक आएगी, नेगेटिव तक। हमने कहां फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब बिटवीन द प्लेट्स के लिए आपको ये जो ग्रीन बॉक्स में ए बी सी डी ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब मैं सबसे पहले, चूंकि इसकी 4 साइडें बन रही हैं, तो याद रखें हमारा टोटल फ्लक्स 4 साइड्स का फ्लक्स होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 टोटल फ्लक्स। सबसे पहले साइड ए बी पे आते हैं। गौर से सुनना और समझना है, ये ए और बी का एरिया वेक्टर है और ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या दोनों पैरेलल हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट के केस में आंसर मैक्सिमम आएगा। लिहाजा नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल्स, हमारे पास यहां पर जो फ्लक्स का आंसर आ जाएगा वो ई ए आ जाएगा। सेकेंडली, अब बी और सी साइड पे आ जाते हैं। ये रहा बी और सी साइड का एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यू कैन सी एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, सी और डी साइड पे आते हैं। ये साइड सी और ये साइड डी। अब आप देखें सी और डी साइड जो है ये इनसाइड द मेटल शो की हुई है। हम पहली एप्लीकेशन में पढ़ के आए हैं कि इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। साइड 4 पे आ जाए, यानी साइड डी और ए। ये रहा इस साइड का एरिया वेक्टर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगेन 90 डिग्री। वही केस हो जाएगा कि फ्लक्स फिर से 0 हो जाएगा। सो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आया है, सरफेस फ्लक्स, वो आया है ई ए। अब हमने ये जो क्लोज बॉडी बनाई थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस फ्लक्स से, इस क्लोज बॉडी से जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दोनों को इक्वेट करेंगे, ई ए इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे ई ए इज इक्वल टू, Q की जगह लिखेंगे सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एंड अगेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्टर मेंशन करना है तो आप यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का एडिशन करके ई के ऊपर वेक्टर साइन मेंशन कर देंगे। ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल मेटल प्लेट्स। इस इक्वेशन को अभी अगर याद रख सकते हैं हाँ, अगर आप टेस्ला केज को टच करेंगे तो ऑब्वियसली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज आपकी बॉडी से ग्राउंड में ट्रांसफर हो सकता है। सो यू मस्ट नॉट टच एनी काइंड ऑफ केज, टेस्ला और फेराडेज केज। आपने अंदर रहना है, आपको एक शील्डिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर बच्चों हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये आगे कहाँ पर इस्तेमाल होना है, आगे इसका इस्तेमाल होना है कैपेसिटर में। तो जिस दिन हम कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मुझे ये हवाला मैं याद करवा भी दूंगा, लेकिन मुझे आपने याद करवाना है कि जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इक्वेशन यूज होगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों एप्लीकेशंस को समराइज करते हैं। तो अब फटाफट देखते हैं कि बच्चा पार्टी के व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। द आंसर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinite sheet of charge, it's sigma over 2 epsilon naught, and between the oppositely charged metal plates electric field will be sigma over epsilon naught। इसका मैं आपको एक बड़ा मजे का ट्रिक बताता हूं कि ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ही क्यों है। फर्ज करेंगे हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। अगर हम एक अकेली प्लेट को एज्यूम करें कि एक अकेली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला ना, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इसको भी एक सिंगल हैंडेड प्लेट कंसीडर कर लें।
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये तने तनहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है। नेगेटिव के लिए भी फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट होती है और पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द प्लेट होती है। सो हम कोई भी पॉइंट, लेट से ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर टोटल फील्ड कितनी है। तो फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, फील्ड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की फील्ड कितनी है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट की भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करना पड़ जाएगा शायद कि सर आपने नेगेटिव चार्ज के लिए प्लस का साइन क्यों यूज किया। तो याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और इस वक्त दोनों के वेक्टर्स, ठीक है, इन्हें अगर मैं चले हाफ ऑफ करके दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव की फील्ड जा रही है और नेगेटिव की फील्ड भी इनवर्ड होने की वजह से सेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का एडवांटेज लेते हुए मैं यहाँ पर दोनों साइंस को प्लस कर रहा हूँ। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हमारे पास वही फाइनल आंसर नहीं आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जो भी हमने पढ़ा। सो बेसिकली दोनों प्लेट्स की अलग अलग फील्ड्स को ऐड कर दें तो हमारे पास वही सेम आंसर आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ एमसीक्यूज के लिए, कुछ शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए भी बोर्ड एग्जाम्स में ये कई दफा आ चुकी है।